हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो फिर से आप सबके सामने मैं ओसामा सर आए हैं फिर से इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के, जो कि इससे पहले लास्ट वाला क्लास में हम लोग जहाँ से छोड़े थे वर्ब को वहीं से इस क्लास में शुरू करेंगे। इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इस क्लास में आना है। इससे पहले जो हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे, इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि बेसिक इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसको हम लोग बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बोलने के लिए बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा था कि जब हम लोग इंग्लिश का उच्चारण करते तो वहाँ हमको बहुत परेशानी होती है कि किस तरह से, मतलब कोई हार्ड वर्ड आ जाता है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जहाँ पे हम लोग बोलते टाइम फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ टंग ट्विस्टर होता है, उसका प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। कम से कम दिन में 5-10 मिनट उस चीज का प्रैक्टिस करोगे तो वो सारा फ्लुएंसी आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। तो हम आज कुछ 2-3 टंग ट्विस्टर लेकर के आए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर बोलते हैं, टंग ट्विस्टर बोलते हैं। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाला है, इफ यू नोटिस दिस नोटिस यू विल नोटिस दैट दिस नोटिस इज नॉट वर्थ नोटिसिंग। तो इसको क्या करना है कि ऐसे बोलना है, 4 से 5 बार बोलना है जैसे हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना है। जैसे कैसे बोलोगे, इफ यू नोटिस दिस नोटिस यू विल नोटिस दैट दिस नोटिस इज नॉट वर्थ नोटिसिंग। If you notice this notice, you will notice that this notice is not worth noticing. इसी तरह सेकंड वाला है, I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. तो इस तरह से टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस किया जाता है। इसी तरह से थर्ड वाला है, अगर ये चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में कर देना, हम आप तक ये सारा चीज भेज देंगे इसका पीडीएफ बना करके, ठीक। तो इसका प्रैक्टिस करना होता है। जैसे तीसरा वाला है, बोलता है if you understand say I understand, if you don't understand say I don't understand, if you understand and say I don't understand how do I understand। इस तरह से कम प्रैक्टिस करना, एक लाइन एक सांस में बोलना, एक सांस में बोलो भाई। तो इस तरह से इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी वर्ड हो आएगा तो उसको बोलने में आसानी होगी। तो कैसे बोलना है, पहला वाला से शुरू करते हैं, if you notice this notice you will notice that this notice is not worth noticing। सेकंड वाला है, I scream, you scream, we all scream for ice cream। और थर्ड वाला है, if you understand say I understand, if you don't understand say I don't understand, if you understand and say I don't understand how do I understand। इस तरह से इसका प्रैक्टिस करना होता है। तो बाकी जिस तरह से हम लोग बेसिक पढ़ने चले वहीं से क्लास को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था जो कि बता दिया आप तक, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना डेली बेसिस पे। और भी बहुत सारा है, डेली किसी भी वीडियो के शुरू में हम 2-4 टंग ट्विस्टर आप तक पहुंचाएंगे और इसका प्रैक्टिस करना डेली। ये तभी पॉसिबल है जब कि इसका डेली प्रैक्टिस करो, तब इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंसी आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग इससे पहले की क्लास में जो कि शुरू किए थे, लेटर से शुरू किए, लेटर के बारे में देखे, वर्ड के बारे में देखे, सेंटेंस बनाना सीखे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज देखे। काइंड्स ऑफ नाउन देखे, नहीं नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी देखे। तो ये सारा चीज पहले की जितने भी क्लास हो चुकी है उसमें हम लोग देख लिए। तो हम लोग वर्ब भी देख लिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में चर्चा किए थे। तो वर्ब उस दिन बता रहे थे कि वर्ब जिसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब को क्या बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। हम बताए थे कि वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मैन वर्ब, जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, या फिर इसको मैन वर्ब बोलो। क्या बोलो, मैन वर्ब बोलो। या फिर इसी को हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। फिर इसका नाम, इसमें भी 2 टाइप का, एक हो जाएगा ऑक्सिलरी हो जाएगा, नहीं ऑक्सिलरी हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉडल पढ़ेंगे, नहीं मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। तो इसी तरह से इसमें भी 2 टाइप का है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन सबको अच्छे से देखते हैं। वर्ब किसको बोलते हैं, जिसे किसी काम के करने, होने या फिर दशा या फिर स्वामित्व का बोलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे और इंट्रांजिटिव। तो मेन वर्ब का जो 2 टाइप होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इन्हीं दोनों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। नहीं, इसको अच्छे से देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बाकी इधर का जो मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो अच्छे से बता देंगे। तो चलिए पहले हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देख लेते हैं। किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए जैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इंट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट का भी पूरा मीनिंग देगा। नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों का है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। बोलता है मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया। जो मेन वर्ब है, पहले तो वर्ब देखे, एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो था जिसको कि हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। पहला को बोलते हैं ट्रांजिटिव और दूसरा को इंट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव जिसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। नहीं, तो पहला नंबर में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जिस क्रिया के बाद कर्म का, क्या बोल रहे हैं, मतलब कर्म से यहाँ पे तात्पर्य है कि ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। नहीं, तो क्या बोल रहे हैं कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ, क्या हो? कर्म का प्रयोग हुआ हो, उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इंग्लिश में देखो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जांपल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको देख लेते हैं। नहीं, पहले एग्जांपल। तो क्या बोल रहे हैं? वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम लोग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। बोलते हैं इन वाक्यों को देखें, जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है आई ईट। ईट क्या है? मेरा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। दूसरा ये मेरा क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव सिंपल से अगर याद रखना है तो क्या करना होगा कि मेन वर्ब के बाद या फिर उस सेंटेंस में जिसमें कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ जैसे देखो ये वाला सेंटेंस दिया है कि मैंगो मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या आई ईट अ मैंगो, यहाँ मेन वर्ब था मेरा, ये क्या था? मेन वर्ब था। नहीं, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे होता है आई लव यू, यू भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर। यू भी जैसे हम पढ़ाएंगे वहां क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे और पॉजिटिव केस पढ़ाएंगे, तो तब वहां समझ में आता है कि यू भी हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल है। जैसे ही नो दिस, मतलब ही नोस दिस, मतलब वो इसको जानता है। तो ये लास्ट में क्या होगा कि ट्रांजिटिव में लास्ट में ऑब्जेक्ट है। क्या आएगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट है। आई रीड दिस बुक। अब यू, ये बुक क्या है मेरा? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या होगा कि मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे बोलते हैं दे हेल्प अस, यहाँ अस भी क्या है? मेरा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे आई लाइक रेड पेन्स, मतलब पेन भी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो लाइक मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब मेन वर्ब। और ये जो मेरा काम करेगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलेंगे जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखो हिंदी में कुछ लाइन दिया हुआ, वही चीज को जो हम समझाए अभी वही चीज दिया हुआ है नीचे। क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? देख लेते पहले। बोलता है इन वाक्यों में मैंगो, जैसे पहला वाला वाक्य में देखिए मैंगो, यू, दिस बुक, अस और रेड पेन्स ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे बोला आई ईट मैंगो, तो लास्ट में जो मैंगो आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको कि क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्म बोलते हैं। बोलते हैं अतः इसके पहले प्रयुक्त वर्ब कर्म से ईट। मतलब ईट क्या था? मेरा वर्ब था। लव क्या था? मेरा वर्ब था। नोस क्या था? मेरा वर्ब था। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट था। और रेड क्या था? मेरा ये भी, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये मेरा क्या था? वर्ब था। और ये मेरा वर्ब था। हेल्प भी मेरा वर्ब था। और लाइक को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये सारा वर्ब था और इसके बाद पहले जो इस्तेमाल, मतलब बाद में जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, इसको बताना है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे नहीं। जैसे क्या लिख देते हैं? जैसे किसका ले लेते हैं? जैसे बोलेंगे राम लव्स। क्या है? हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है? राम तो हमको पता है सब्जेक्ट। राम क्या है मेरा? सब्जेक्ट। और यहाँ पे लव्स, ये तो मेरा मेन वर्ब हो गया। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो गया। नहीं, लेकिन हम ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलेंगे जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो इसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं? क्या लगाते हैं? क्या बोलते हैं? राम लव्स, मतलब राम प्यार करता है। किससे करता है? मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं। अगर यही बोलते हैं राम लव्स, क्या बोलते? सीता कर देते नहीं, सीता। तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि सेंटेंस के आखिर में हमको ऑब्जेक्ट रहेगा, जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए लास्ट में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। नहीं, अब दूसरा आ जाता है इंट्रांजिटिव।
ये क्या करेगा कि बिना ऑब्जेक्ट का ही पूरा मीनिंग देगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है कि उसके लास्ट में जब सब ये क्या ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, तब ऑब्जेक्ट रहने के बाद वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग देता है। अब बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोल रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब? बोले जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उस क्रिया को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो बोलते हैं द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। नहीं, सीधा से ये याद रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो उसको फिर ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि लास्ट में देखना ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, जैसे आई ईट, आई तो मेरा सब्जेक्ट है, ईट क्या है मेरा मैन वर्ब है, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है? नहीं है, तो इसको हम इंट्रांजिटिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव बोल देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा तो सब्जेक्ट आई है, एम क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे लाफिंग क्या है मेरा मैन वर्ब। क्या इसके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे वी गो टू स्कूल, ही रन्स फास्ट, मतलब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। इतना सा बस याद रखना है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अगर समझना है तो बस ये याद रखना कि ट्रांजिटिव के लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा और इंट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा मीनिंग देगा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ नोट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुछ नोट दिया हुआ है, या इससे पहले कुछ बातें लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं। बोलता है इन वाक्यों में कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम लोग पढ़े इसमें कि जैसे पहले का एग्जांपल देखिए, इसमें कोई नहीं, जैसे आई एम लाफिंग, इसके बाद में कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लाफिंग क्या है या फिर लाफ क्या मेरा मैन वर्ब है, तो इस कोई बोला कोई कर्म मतलब ऑब्जेक्ट नहीं। अतः प्रयुक्त वर्ब जैसे ईट है, गो है, एम लाफिंग है, एम तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, अब लाफिंग मेरा मैन वर्ब है, और रन्स है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ये सारा क्या कहलाएंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, और जो बिना ऑब्जेक्ट करेगा उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। इतना क्लियर है? अब नोट में दिया हुआ है, बोलते हैं बहुत से लोग ये समझते हैं, क्या समझता है कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तो हम उसको, मतलब क्रिया के बाद जब तक मेरा कर्म का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, तब तक उसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? तब तक उसे क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, जब तक मेरा क्या हो क्रिया के बाद मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अब तक उसको हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ये चीज को दिमाग में रखना है। अब दूसरा नोट को ज्यादा दिमाग में रखना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। नहीं, अब देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पूरा कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना आवश्यक है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाना है तो उसके लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे हम बताए थे कि राम, जैसे मेरा ये सब्जेक्ट समझो लव्स, राम प्यार करता है, लेकिन क्या इसको हम लोग बोलेंगे? अभी ये समझो ट्रांजिटिव है, अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो हमको इसके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई चीज रखना होगा। कुछ भी रख सकते हैं, राम जिसे प्यार करते हैं कुछ भी रख देते हैं, जैसे सीता ले गई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये अब मेरा ऑब्जेक्ट का काम करे, कर्म का काम करे। किसका काम करे? कर्म का काम करे। तो ट्रांजिटिव होने के लिए या फिर ट्रांजिटिव वर्ब में लास्ट में क्या रहेगा? मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बात बस याद रखना है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इन्हें समझे। यहाँ देखो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको पहले बढ़िया से देख लेते हैं, तब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो दोनों का एग्जांपल अलग अलग सेपरेट करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब, क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई ईट, आई मेरा सब्जेक्ट है, ईट मेरा क्या है? ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब है। नहीं, क्या है? मैन वर्ब है। क्या हमको यहाँ ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला, तो ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव बोलेंगे। अब दूसरा वाला देखो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आई ईट अ मैंगो। आई तो हमको समझ में आ रहा सब्जेक्ट है, ईट मेरा क्या है? मैन वर्ब है। क्या है? मैन वर्ब है। और मैंगो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किस तरह से? ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे आई ईट राइस, यहाँ पे चावल है, ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे ही रीड्स अ बुक, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कुछ ना कुछ कर्म जिसको ऑब्जेक्ट होगा तब उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, बिना ऑब्जेक्ट का हम उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है,
हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज करते हैं या फिर इस कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करते हैं तो आप कोई भी होमवर्क अगर हम देते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाकर के आप अपना नाम लिख करके उस होमवर्क को चेक करा दें। उसके बाद जो भी वो चेक करने के बाद हम उस ग्रुप में रिजल्ट को भी शो करेंगे। तो मतलब इन वाक्यों में प्रयुक्त ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को रेखांकित करें और उन्हें निर्देशित करें। मतलब इसमें बताना है, क्या बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव को इस तरह से लिखा जाएगा और इंट्रांजिटिव को इस तरह से लिखा जाएगा, ये बता रहे हैं। नहीं, ये पूरा नहीं लिखेगा, इसका मतलब समझ लेना कि ये टी आर एन है और डॉट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ई आई एन टी आर एन इंट्रान है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। बस इसको पूरा नहीं लिखेगा, इस छोटा-छोटा सा लिखना है, मतलब सेंटेंस के नीचे इसको लिखना है, ठीक। अब चलिए एग्जांपल को देखते हैं। अब देखो एग्जांपल हम क्या बताएं, अगर वो चीज दिमाग में रखोगे तो कोई इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव से कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं छूटेगा। क्या याद रखना है, ट्रांजिटिव के लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, ठीक। तो देखते हैं जहां ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ आई ईट, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा मेरा इंट्रांजिटिव हो जाएगा, कि नहीं इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे आई ईट राइस, अब देखो मेरे लास्ट में राइस आ रहा है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। अब ये एक कर्मक की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। नहीं, जैसे यहाँ पे देखो तीसरा सेंटेंस क्या है, बस यही याद रखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर है। अब ये वाला देखो, जैसे बोलते हैं दे ड्रिंक, वो पीते हैं, तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि वो पीता है, इससे क्या पता चल रहा है, क्या चीज पीने का काम कर रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा। मतलब जब तक हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये ट्रांजिटिव नहीं बनेंगे। जैसे अगर ये बोलते दे ड्रिंक मिल्क, अगर मिल्क लगा देंगे तो फिर ये मेरा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मिल्क लगा देंगे तो ये वाला भी हम इसको ट्रांजिटिव बना सकते हैं। समझ में आया, ये अभी इंट्रांजिटिव है। क्या है, इंट्रांजिटिव है। अगर इस मिल्क को हटा दें, अगर इसको ढक दें तो ये मेरा क्या है, अभी इंट्रांजिटिव है। लेकिन ये मिल्क जो लगा दिए अब ये मेरा ट्रांजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद मेरा ट्रांजिटिव बन जाता है। जैसे दे ड्रिंक मिल्क, अब यहाँ पे देखो वही चीज है, नहीं दे ड्रिंक मिल्क, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्सरसाइज के तौर पे, इसमें आप लोगों को करके दिखाना है कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव बोल देना, ऑब्जेक्ट रहेगा उसको इंट्रांजिटिव। अब आया था एडवर्ब। अब क्या आता है, एडवर्ब्स किसको कहते हैं, नहीं एडवर्ब किसको बोल रहे थे, पहले के क्लास में हम इसका डेफिनेशन बता दिया एडवर्ब का। नहीं, जो क्या करेगा, वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, खासियत को बताएगा, सिफत को बताएगा, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। नहीं, जैसे देख लो एडवर्ब बोलते हैं वो शब्द है जो किसी वर्ब, किसका बताएगा, वर्ब की या फिर एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। क्या करेगा, या तो वर्ब की विशेषता बताएगा या फिर एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। बोलता है एन एडवर्ब इज अ वर्ड that qualifies a verb and adjective or another adverb। मतलब क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। नहीं, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल। हम बताए जिसका पहले क्लास में हम सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस किए थे, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम याद कराए थे। आज इसको एकदम बेहतरीन से पोस्टमार्टम करते हैं, देखना है किस तरह से इसका रिपोर्ट निकलता है। क्या अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे तो अच्छा रिपोर्ट निकलेगा। उस दिन बस इसका डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किए थे तो उतना हम लोगों को बस उसके बारे में समझ में आया था कि एडवर्ब क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करेगा। आज देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे देखो मेरा क्या है, बोलते हैं मोहन वॉक्स, मोहन टहलता है। अगर यहाँ तक देखो तो मोहन टहलता है, लेकिन कैसे टहल रहा है, स्लोली। मतलब मोहन जो टहलने का काम कर रहा है, काम करना क्या है, वर्ब है। काम करना क्या होता है, वर्ब है। तो मतलब वो टहलने का जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, धीरे धीरे। तो मोहन धीरे धीरे टहलता है। क्या बोला है, ये जो धीरे धीरे है ना, ये धीरे धीरे यही क्रिया विशेषण है। क्या है,
क्रिया विशेषण बोलो या फिर एडवर्ब बोलो। तो इसका डिफिनेशन साफ साफ बोल रहा था कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो यहाँ देखो वर्ब की विशेषता बता रहा है, मोहन जो टहलने का काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। डिफिनेशन और इसको देखोगे समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन और इसको देखोगे अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है, बोलते हैं इट इज वेरी रेड। अगर इस वेरी को हटा दें तो रेड हम लोग पढ़े थे कि एडजेक्टिव है, कोई चीज की खासियत को बताता है तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो किसी चीज की खासियत को बताते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इट इज वेरी रेड, मतलब बहुत लाल है। अब देखो ये रेड मेरा क्या है, एडजेक्टिव। डिफिनेशन में क्या पढ़े कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, उसी को तो हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ देखो पहला वाला में वर्ब की विशेषता बता रहा था और दूसरा सेंटेंस में किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। क्या डिफिनेशन से मैच कर रहा है, बिल्कुल करेगा। अब तीसरा सेंटेंस देखो, तीसरा सेंटेंस में क्या बोला, खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा। पहले वाला क्या बोला, किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता। इस वाला सेंटेंस में देखिए मोहन वॉक्स स्लोली, मतलब मोहन धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ मतलब टहलने का काम जो रहा था वो वर्ब था, उस जो क्रिया की विशेषता बता रहा था इसको बोल दिए। दूसरा सेंटेंस में क्या होता है, इट इज वेरी रेड, मतलब ये बहुत लाल है। एक तो लाल है, लाल तो मेरा एडजेक्टिव हो गया, किसी चीज की सिफत को बता रहा है। लेकिन अब जो वेरी लगा दिया, ये बहुत जो लगा दिया, इसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब देखो तीसरे नंबर में क्या बोला कि खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा, मतलब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे देखो स्लोली मेरा एडवर्ब है, स्लोली क्या है मेरा एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे देखो इस्तेमाल किए थे तो ये क्या था मेरा एडवर्ब है। अब यहाँ क्या बोला है, तीसरे में क्या खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे बोलते हैं ही वॉक्स वेरी, अब ये जो स्लो है मतलब धीरे धीरे, तो अब क्या बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे। क्या बोल रहा है, ये जो पहले धीरे धीरे टहल रहा था वो बोलता है बहुत धीरे धीरे। तो ये मेरा क्या था, एडवर्ब था। क्या था, एडवर्ब था। नहीं, अब ये भी मेरा एडवर्ब है, तो क्या ये एडवर्ब, मतलब ये वाला एडवर्ब इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो डिफिनेशन जो बताए, क्या दोनों मैच किया, तीनों सेंटेंस में समझ में आ गया। यहाँ क्या कर रहा था, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा था। दूसरे वाले में क्या किया, यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताया। और तीसरे वाले में क्या, ये जो बहुत लगा दिया धीरे धीरे से पहले, ये मेरा एडवर्ब था और ये भी मेरा एडवर्ब है। लेकिन ये इस वाले एडवर्ब की विशेषता, ये जो बहुत आकर के आती, बहुत वेरी आकर के, मतलब वेरी जो आया स्लोली से पहले, ये वाला जो है अब इसकी विशेषता बता रहा है। तो डिफिनेशन और एग्जांपल एकदम क्लियर है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं फंसोगे जिंदगी में अगर इस तरह से पढ़ोगे। तो अब आगे देखते हैं क्या है, तो एडवर्ब भी क्लियर हो गया, एडवर्ब भी क्लियर हो गया। बोलता है इन वाक्यों में स्लोली और वेरी एडवर्ब्स हैं। क्या बोल रहा है, देखो बोलता है इन वाक्यों में स्लोली और वेरी दोनों एडवर्ब है। लेकिन एक वाला एडवर्ब क्या किया, ये वाला जो वेरी आया स्लोली से पहले, अब ये स्लोली की विशेषता बताया। मतलब एक तो धीरे धीरे टहल रहा था, लेकिन अब क्या कहते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे टहलता है। क्या बोल दिया, ये जो बहुत लगा दिया इसी को एडवर्ब बोलते हैं। अब आया थे होता है पहला, मतलब प्रथम वाक्य में स्लोली वर्ब वाक्य की विशेषता बताता है। क्या बोल रहा है कि मतलब पहले वाला वाक्य भी, अगर इस वाला वाक्य देखो तो क्या कर रहा है, मतलब स्लोली वर्ब यानी वाक्य की विशेषता बता रहा था, खासियत को बता रहा था, सिफत को बता रहा था। अब देखो बोलता है मोहन कैसे टहलता है, यहां से क्लियर हो जाएगा। पहले बोलता है मोहन टहलता है, क्या पता चल रहा है कैसे टहलता है, नहीं पता चल रहा है ना। अब बोलते हैं मोहन कैसे टहलता है, तो धीरे धीरे टहलता है। कैसे, स्लोली, धीरे धीरे टहलता है। तो ये जो धीरे धीरे, यही तो मेरा एडवर्ब है। क्या है, यही मेरा एडवर्ब है। अब देखो दूसरा वाला बोलता है दूसरे वाक्य में वेरी, ये जो वेरी है मेरा क्या है, इट इज वेरी रेड। क्या बोल रहा है, वेरी रेड। अब ये जो वेरी है ये एडजेक्टिव, क्या था, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव रेड की विशेषता बताया, मतलब ये बहुत लाल है, मतलब लाल एक एडजेक्टिव है। उसके पहले जो वेरी लगा दिया ये एडवर्ब था, और एडवर्ब क्या कर रहा था, दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा, बोलता है ये कितना लाल है। तो क्या बोल रहा है, कोई चीज बोलेगा ये मार्कर कितना ब्लैक है, क्या बोलेगा, बहुत ब्लैक। एक तो ब्लैक है, इसकी एडजेक्टिव बोल सकते हैं कि ये ब्लैक, इसकी खासियत को बताए। लेकिन इसी के पहले अगर हम लगा दे क्या कि ये बहुत काला है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मतलब इससे पहले जो वेरी आएगा वो मेरा एडवर्ब हो जाएगा। मतलब क्या बोलता है, डिफिनेशन और इसको मैच करो, देखो क्या मिल रहा है। डिफिनेशन क्या बोलता है, किसी वर्ब, मतलब एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा।
तो डिफिनेशन और ये चीज एकदम बेहतरीन तरीके से मैच होगा। अगर इस तरह से कंटिन्यू रखते हो तो आसान। अब देखते हैं तीसरा वाला, बोले तीसरे वाक्य में वेरी एडवर्ब है, स्लोली की विशेषता बताता है। अब वेरी भी मेरा एडवर्ब है, स्लोली भी मेरा एडवर्ब है, तो क्या करना है, ये जो वेरी पहले आया ये स्लोली की विशेषता बता रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे टहल रहे हैं। एक तो टहल रहे वो धीरे धीरे, उसके पहले भी बहुत लगा दिया, उसी को हम लोग तो बोलते हैं एडवर्ब, मतलब ये बोलता है वो कितना धीरे धीरे टहलता है, तो ये लगा दिया बहुत धीरे धीरे। अब ये भी एडवर्ब है। तो एग्जांपल और डिफिनेशन दोनों का पोस्टमार्टम हो गया। अब देखो इन एडवर्ब को याद रखें, जैसे देखो ये भी याद रखें, एडवर्ब के लास्ट में अक्सर एल वाई आता है, जैसे स्लोली है, हैप्पीली है, नहीं केयरफुली है, काइंडली है, ब्यूटीफुली है, बैडली है, वेरी है, फास्ट, ये सारा हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही रन्स स्लोली, मतलब ये जो दौड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे रन क्या है, मेरा वर्ब है। नहीं, अब इसकी जो विशेषता बता रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा एडवर्ब है। जैसे बोलता है द बेबी रन्स फास्ट, ये फास्ट मेरा क्या है, ये भी एडवर्ब है। बोलता है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ वेरी मेरा क्या है, एडवर्ब है। जैसे बोलता है राइट केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक लिखो, तो ये केयरफुली क्या है, मेरा एडवर्ब है। तो क्लियर है, एडवर्ब का कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना है। इसमें बताना है, क्या बताओगे, कौन सा वर्ब की विशेषता बता रहा है, कौन एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इस सारे चीज को जो हम एक्सप्लेन के पीछे इसको सही से बनाना है और होमवर्क करके दिखाना है। अगर कुछ सीखना है तो कुछ करना पड़ेगा, कॉपी कलम लेकर के इसको बनाओ और अच्छे से होमवर्क दिखाओ। अब आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब किसी चीज की पोजीशन को दिखाएगा। नहीं, ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन की वाक्य में संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। नहीं, चलिए देख लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से और इसका अच्छा रिपोर्ट निकलेगा। तो चलो, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, क्या बोल रहा है, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन पता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन जो कि नाउन के बदले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तो बोलता है पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उस वाक्य में जो रिलेशन है क्या करेगा, उसको बताएगा, किसी शब्द या फिर शब्दों से कराता है। बोलता है a preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word या फिर words in the sentence। चलिए देखते हैं, इसका भी अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहले ये देख लो, कुछ प्रीपोजिशन दिया हुआ है, जैसे इन है, ऑफ है। नहीं, इन का मतलब में होता है, ऑफ का मतलब का के होता है, इनटू का मतलब में होता है, अमंग का मतलब के बीच होता है। नहीं, ऑन के ऊपर पर होता है, मतलब ऑन का पर होता है, बिटवीन के बीच होता है, एट में या पर होता है, और अंडर नीचे होता है। जैसे अब क्या करेगा, कोई चीज जैसे बोल देंगे मार्कर टेबल पे है, तो मतलब मार्कर क्या है, मेरा नाउन है, वो है किस चीज पे, टेबल पे, तो पोजीशन को बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल बता रहा है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे बोलता है सी इज इन द रूम, ये इन क्या है, मेरा पोजीशन को दिखा रहा है। इन क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है। जैसे बोलता है कैट इज ऑन द टेबल, मतलब क्या है, ये टेबल और ये बिल्ली, इन दोनों की पोजीशन को बता रहे हैं, मतलब कोई चीज किस पर है, तो प्रीपोजिशन क्या करेगा, किसी चीज की, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताएगा। नहीं, अब देखो जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे टू क्या मेरा, ये भी प्रीपोजिशन है। जैसे दिस इज फॉर यू, ये फॉर भी मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये सारा प्रीपोजिशन है। नहीं, अब आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहा है, इसमें कोई चीज बोल रहा है, होमवर्क करना है, बताइए ही इज इन द रूम, इन मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या मेरा प्रीपोजिशन है, ऑन क्या मेरा प्रीपोजिशन है, और अंडर क्या है, मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, तो ये सारा मेरा प्रीपोजिशन है। ये इजी था, इसको अच्छे से देखिए। अब आ जाता है हम लोग प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन में। नहीं, कंजक्शन का काम क्या है, किसी चीज को जोड़ेगा। यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, और अपने से जब तक होमवर्क नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए इसको होमवर्क करना है। अब आया था कंजक्शन। कंजक्शन तो उसको बोलेंगे, पहले हम बताए थे अगुआ, या फिर बोलते बिचौलिया, मतलब जब कभी लड़का लड़की का शादी लगाते थे, एक आदमी बीच का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। सेम काम इसका भी वही है, ये क्या करेगा, किसी शब्द को जोड़ेगा या फिर किसी एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। नहीं, जैसे बोलते हैं
क्या बोल देंगे, बोलेंगे रहीम वाज रीडिंग, या फिर बोलेंगे रहीम वाज स्टडीइंग बट रहमान वाज प्लेइंग। मतलब रहीम खेल मतलब पढ़ रहा था, लेकिन रहमान क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो बट क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ा है। इससे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। बोले कंजंक्शन वो शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कोई वर्ड हो सकता है या फिर कोई वाक्य हो सकता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। नहीं, तो बोलता है कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। बोलता है इन वाक्यों में एंड, बट तथा और क्या है, कंजंक्शन है। जैसे देखो बोलता है सीता एंड गीता आर गोइंग। अब ये देखो सीता और गीता इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड कर रहा है ना। जैसे दूसरा वाला सेंटेंस देखो, बोलते आई वाज रीडिंग बट ही वाज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था लेकिन वो खेल रहा था। अब ये जो दोनों सेंटेंस को जोड़ा, ये कौन जोड़ा, ये वाला बट जोड़ा। इसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एंड क्या था मेरा, कंजंक्शन था। तो क्या बोला मेरा डेफिनेशन, बोलता है जो शब्दों, यहाँ पे शब्दों को जोड़ रहा था, दूसरा वाला तो एक वाक्य के ऊपर सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, आई वाज रीडिंग बट ही वाज प्लेइंग। इन दोनों यहाँ से यहाँ तक बोलो तो एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मेरा वर्ड कर रहा है। जैसे गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। अब यहाँ और भी बोलता है, क्या है, गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो या एक पेंसिल। तो ये या जो होता है ये भी समझो जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सारा कंजंक्शन। नहीं, अब आ जाता है लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वाला, इंटरजेक्शन। नहीं, अचानक कभी किसी को धुड़स दो, उसके मुंह से जो आवाज निकलेगा उसी को तो बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं इंटरजेक्शन। नहीं, इसका भी कुछ दिया हुआ है, प्रीपोजिशन को देखना है, बट है और है, ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन एंड है, ये सारा क्या करेगा, ये सॉरी कंजंक्शन है। क्या है, ये सारा कंजंक्शन है, मतलब किसी शब्दों को जोड़ेगा या फिर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। ये इस तरह से बिचौलिया का काम रहता है, वही काम है यहाँ पे कंजंक्शन का। अब लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसका पोस्टमार्टम करते हैं और इसी के साथ यही क्लास को भी खत्म करेंगे। नहीं तो चलिए, इंटरजेक्शन होता है, ये क्या करेगा, इंटरजेक्शन वो शब्द है जिससे आप सभी खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। नहीं, बोलता है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन, मतलब अचानक कोई फीलिंग और इमोशन। मतलब किसी चीज को नहीं होता है, हम लोग कभी अगर अचानक किसी का उंगली करते हैं, किससे हवाई या फिर कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, जैसे कोई मैच में जीत गया किससे भारी करने लगते हैं, वही सारा चीज समझो इंटरजेक्शन का काम है। क्या है, वही सारा काम इंटरजेक्शन का काम है। तो अचानक कोई चीज देख रहे और मुंह से जो आवाज निकलता है उसी को तो इंटरजेक्शन बोलते हैं। नहीं, चलो देख लेते हैं डेफिनेशन, ये क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बोलता है अलास माय डॉग इज डेड। कब किसी कोई चीज मर जाता है तो क्या होता है, अलास माय डॉग इज डेड। तो ये मेरा अलास क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। बोलता है आई हैव लॉस्ट माय मैच। यहां भी क्या है, ये मेरा क्या है, कभी कोई चीज हार जाती है, सोचा ये क्या हो गया। इस तरह से जो आवाज है, जैसे ओ यू आर हियर, मतलब वो किसी चीज को देख करके हम लोग को ये मतलब मुंह से जो आवाज है, जैसे बुर्रा वी हैव ऑन द मैच। तो ये सारा क्या है, बोलता है इन वाक्यों में प्रयुक्त अलास, ओ और बुर्रा, ये सारा में क्या है, इंटरजेक्शन। मतलब ये सब केवल अचानक कोई फीलिंग, कोई इमोशन का जब हम लोग जाहिर करते हैं उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। नहीं, इसका भी कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना है। जैसे अलास है, बुर्रा है, है, ब्रावो है, ये सारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे बस इसको क्या करना है, अच्छे से देखना है कौन मेरा इंटरजेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने इस 4 वीडियो में लेटर से लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे से पोस्टमार्टम किए। पहले वीडियो में हम बस उसका डेफिनेशन बताए थे और ये लास्ट के 2 वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे से पोस्टमार्टम किए और अच्छे से समझाए। बाकी अब जो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी इस क्लास को ज्वाइन करें। हम पहले बेसिक को क्लियर कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। और जो भी बसंतरा इलाके के आसपास गांव से है, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग 1 मंथ फ्री इंग्लिश और उर्दू का फाउंडेशन बैच शुरू किए हैं। अगर जो भी बच्चा चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं। और खास करके जो भी बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से है तो हम लोग पूरा आर्ट्स के और सब्जेक्ट की भी तैयारी कराते हैं, जिसका की एड्रेस है गदारबाग बसंतरा हीरो शोरूम के सामने। तो जितना भी हम लोग कराएं अच्छा था। इसको क्या करना है, जितना भी एक्सरसाइज हम छोड़े हैं इसको एक्सरसाइज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाना है। बाकी की क्लास हम इसी तरह से डेली लाते रहेंगे।